ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 10 का क्लास 10 चैप्टर 10 का आज हम नेक्स्ट चैप्टर सेकंड पोर्शन शुरू करेंगे। डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस ऑसिलेशंस जब भी होती हैं, कोई चीज़ वाइब्रेट करती है किसी मीडियम में, तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर तो मीडियम में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये कंटिन्यूसली ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहेगा। बट इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव मटेरियल, सम रेजिस्टेंस, if some resistance is there, then the vibrations will not continue indefinitely. ये एक एम्पलीट्यूड इनका प्रोग्रेसिवली रिड्यूस होता जाएगा। हर वाइब्रेशन में, हर ऑसिलेशन में पिछली ऑसिलेशन से इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा और अल्टीमेटली ये द ऑब्जेक्ट विल कम टू द रेस्ट। मूव करते करते अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं, फॉर एग्जांपल थ्योरेटिकली आइडियली सिचुएशन ये है कि इस पेंडुलम को अगर आप एक दफा मूव करवा देते हैं, यहां लाके आप इसको रिलीज करते हैं, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो अगर एक रेजिस्टेंस नहीं है तो इसको हमेशा के लिए वाइब्रेट करना चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है और फिर आखिर ये एट रेस्ट आ जाता है, ये बिल्कुल रुक जाता है। प्रैक्टिकली कोई भी ऑसिलेशंस जो है वो बगैर रेजिस्टेंस के नहीं होती। डैम्पिंग, इसको रेजिस्टेंस से एम्पलीट्यूड का कम होना और उससे फिर आखिर इसका ऑब्जेक्ट का रेस्ट हो जाना, इसको डैम्पिंग कहते हैं और ऐसी ऑसिलेशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। So damped oscillations are the oscillations of a system in the presence of some resistive force are called damped oscillations. Example, practical example, shock absorbers of a vehicle. गाड़ी का शॉक अब्सॉर्बर इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। शॉक अब्सॉर्बर में क्या होता है? एक पिस्टन और सिलेंडर, साइकिल में हवा भरने वाले पंप की तरह बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर एक पिस्टन मूव करता है, लोअर पार्ट ऑफ द पिस्टन इज फिटेड विद द व्हीकल। उस बाइक, मोटरसाइकिल या गाड़ी के व्हील के साथ इसको फिक्स किया जाता है। अपर पोर्शन इज फिक्स्ड विद द बॉडी ऑफ द व्हीकल। ऊपर वाला पोर्शन जो है ये गाड़ी के, मोटरसाइकिल के बॉडी के साथ, चेसिस के साथ इसको फिक्स कर दिया जाता है। एंड इट इज फिल्ड विद ऑयल। इसके अंदर ऑयल फिल होता है। नीचे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि इसके अंदर ऑयल फिल्ड होता है और इस पोर्शन में होल्स हैं। जब ये नीचे गाड़ी किसी बम्प से गुजरती है तो ये नीचे की तरफ पिस्टन दबता है और यहां से ऑयल बहुत तेजी से बाहर की तरफ निकलता है और ये ऑयल एक रेजिस्टिव मीडियम प्रोड्यूस करता है, इसको रेजिस्टेंस देता है, यानी ये पिस्टन फ्रीली मूव नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है। इसी तरह से जब ये वापस जाता है तो ये ऑयल वापस अंदर चला जाता है और इसको रेगुलर करने के लिए इस मूवमेंट को इसके इर्द गिर्द, इसके बाहर की तरफ आमतौर पे एक स्प्रिंग लगा दिया जाता है। तो जब ये किसी गाड़ी किसी बम्प से गुजरती है, पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है और इस तरह से ये स्प्रिंग दबता है, ऑयल यहां से बाहर निकलता है, वापस ऊपर स्प्रिंग इसको खोलता है और ये ऑयल वापस ऑयल अंदर जाता है। इस तरह से इसको अच्छी खासी रेजिस्टेंस होती है और गाड़ी बम्प से गुजरने के बाद थोड़ी देर में ही वो मुसलसल वाइब्रेट नहीं करती। इस डैम्पिंग की वजह से, इस रेजिस्टिव फोर्स की वजह से वो थोड़ी देर के बाद फिर स्मूथ चलना शुरू कर देती है। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गई और उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल। आमतौर पे ये बोर्ड में इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन
जो है उसको डिस्कस किया जाता है, डेफिनेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एम्पलीट्यूड इसका इस तरह से प्रोग्रेसिवली कम होता है, बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड, अगले ही वाइब्रेशन में कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम होते होते ये बहुत कम होता जाता है और अल्टीमेटली द ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। सो दिस इज डैम्पिंग और डैम्प ऑसिलेशन। अभी तक हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ा, मुकम्मल कर लिया, इससे रिलेटेड टर्म्स पढ़ ली, डैम्प ऑसिलेशन कर ली। अब हम चलते हैं जी मोशन, वेव मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। वेव मोशन, wave motion, basically wave motion is a disturbance. A wave is a disturbance in a medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. Water wave, तो wave basically क्या है? It is a disturbance in the medium. Consider a tub filled with water. पानी है टब के अंदर डाला हुआ। Now water is the medium. इसके अंदर कोई चीज आप फेंकेंगे, कोई पत्थर फेंकेंगे, तो यहां पे वेव्स इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। सो पत्थर फेंकने से पहले पानी बिल्कुल एट रेस्ट था, उसके बाद क्या हुआ कि मीडियम में पानी में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो गई। दिस डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड वेव। और क्या है इसकी खासियत, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? Wave is a disturbance in the medium which causes particles of the medium, water के particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. Actually, these particles of water, they are not moving in forward direction. They are remaining on their place only. They are moving up and down, and their motion is simple harmonic motion. तो इस तरह से वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये है, यहां पे प्रोड्यूसिंग तो ये है, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग, इन दिस एग्जांपल दे आर मूविंग अप एंड डाउन। तो ये तो हो गई वेव की बात। इन जनरल के वेव क्या होती है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ड्यू टू विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स की। बेसिकली वेव्स की दो टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, these are the waves, electromagnetic waves are the waves which do not require any material medium for their propagation. ऐसी waves जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, इन waves को electromagnetic wave कहते हैं। A typical and very good example is light waves. लाइट वेव्स को गुजरने के लिए, जिस तरह से साउंड वेव्स को गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, अगर मीडियम नहीं है तो साउंड वेव्स नहीं पास करती, लेकिन लाइट वेव्स को गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो ऐसी वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इसी तरह से एक्स रेज, मोबाइल फोन वेव्स, दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल फॉर देयर प्रोपगेशन। उनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत चूंकि नहीं होती, तो ऐसी वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं मैकेनिकल वेव्स। इसके ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। ये वो वेव्स हैं जिनके गुजरने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। सो दीज आर द वेव्स व्हिच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। अगर मीडियम नहीं होगा तो ये वेव्स नहीं गुजर सकती। अभी हमने जो वाटर वेव्स की बात की, ये मैकेनिकल वेव्स हैं। अगर पानी ही नहीं होगा टब में तो वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। इसी तरह से साउंड वेव्स, साउंड को भी गुजरने के लिए, साउंड वेव्स को पास करने के लिए जरूरत होती है मीडियम की। अगर मीडियम नहीं है, वैक्यूम पे, चांद पे अगर आप चले जाएं
तो वहां पे एक दूसरे के साथ इस तरह से बात आप नहीं कर सकते जैसे जमीन पे खड़े होकर करते हैं, क्योंकि वहां पे मीडियम कोई नहीं है, एयर नहीं है, तो हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। सो मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स which require a material medium for their propagation. Example, sound waves, very good example. Sound waves, water waves, waves मतलब waves produce in water, water waves. इनकी further दो types हैं। Mechanical waves की दो types हैं, transverse waves and longitudinal waves. Transverse waves. These are the waves in which the direction of motion of the wave and direction of vibration of the particles of the medium are perpendicular to each other. Water waves, बहुत अच्छी example. Wave is moving in this direction, wave is traveling in this direction, and the particles of the medium are executing simple harmonic motion in this direction, up and down. So angle between these two directions is 90 degrees. They are perpendicular to each other. So these are the waves. Transverse waves are the waves in which the direction of propagation of wave and direction of vibration of particles of the medium are perpendicular to each other. Such waves are called transverse waves, and example is water waves. Waves produced in a string, in a stretched string by up and down movement. इस तरह से एक स्ट्रिंग को, एक रस्सी को किसी दीवार के साथ आप यहाँ पे फिक्स करके बांध दें, दूसरी तरफ से हाथ से आप इसको ऊपर नीचे मूव करवाएं, तो इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो भी ट्रांसवर्स वेव्स होंगी। यहाँ पे अगर आप मूव करवाएंगे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड दिस इज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। रस्सी के जो मीडियम है, रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं, दे आर मूविंग अप एंड डाउन, so they are perpendicular to each other, so such waves are called transverse waves. So this is also an example of transverse waves. Longitudinal waves पे आ जाएंगे। दूसरी टाइप, इसमें ये बिल्कुल इसकी ऑपोजिट होगी। Longitudinal waves are the waves in which the direction of propagation of wave and direction of vibration of particles of the medium are parallel to each other. Sound waves are longitudinal. Sound waves are longitudinal. किस तरह से? Sound कैसे ट्रेवल करती है? Sound is produced due to vibration of some object. इस तरह से ये एक स्ट्रिक्ट ट्यूनिंग फोक है। Tuning fork is an instrument which is used to produce specific sound in the laboratory. It has two prongs, and we strike it with a special hammer. They start vibrating. इस तरह से ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं अपनी मेन पोजीशन से राइट एंड लेफ्ट। जब ये इस तरफ इसका ये प्रोंग, इसका ये पोर्शन मूव करेगा, यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये कंप्रेस करेगा, उनको ये दबाएगा। The molecules will become closer to each other. जब ये इस तरफ मूव करेगा तो ये कंप्रेशन आगे चला जाएगा। यहां पे जो एयर होगी, जब इस तरफ मूव करेगा तो ये मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करेगा। इस तरह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दूर हो जाएंगे। दोबारा इस तरफ आएगा, again it will compress the air molecules and they will come close to each other. And in this manner, a series of compressions and rarefaction will be produced. Compressions और rarefaction की एक sequence produce होगी। तो ऐसी waves को हम longitudinal waves कहते हैं। अब इन दोनों जो types हमने पढ़ ली, इनके साथ associated जो कुछ टर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं।
इसमें ट्रांसवर्स वेव, particles of the medium which are above the mean position, they form a crest. So this portion is called crest. And the particles of the medium which are below the mean position, they make trough. Crest and trough. The distance between two consecutive crests or troughs is called wavelength, and it is represented by lambda. Time needed to complete one wave मतलब one crest and one trough is called time period. Number of waves completed in 1 second is called frequency. तो ये सारी चीजें जो इससे रिलेटेड है, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये डिस्कस की थी, लेकिन हमने इसमें भी वेव्स के हवाले से भी डिस्कस कर ली। इसी तरह से जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव में आएंगे तो उसी तरह से द पोर्शन वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टू ईच अदर, जहां पे मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हैं, उसको हम उस पोर्शन को कंप्रेशन कहते हैं। और वो पार्ट वेव का वो हिस्सा जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं, उसको हम रेयर रिफ्लेक्शन कहते हैं। दो कॉन्सेक्टिव कंप्रेशन या दो कॉन्सेक्टिव रेयर रिफ्लेक्शंस के दरमियान जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। सो वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव कंप्रेशंस और टू कॉन्सेक्टिव रेयर रिफ्लेक्शंस। तो ये सारी डेफिनेशंस और सारी टाइप्स वेव्स की, मैकेनिकल वेव्स की ये हमने कर ली। आगे चलने से पहले एक जो अहम बात है, अक्सर बोर्ड में भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कि वो कौन सा मीडियम है, वो कौन सी चीज है जिसमें हम दोनों तरह के वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दैट इज स्लिंकी स्प्रिंग, सॉफ्ट एंड लॉन्ग स्प्रिंग। इस तरह से अगर आप एक सॉफ्ट स्प्रिंग जिसकी लेंथ काफी ज्यादा हो ले लें, उसको एक तरफ जैसे इस रस्सी को बांधा था दीवार के साथ, किसी सपोर्ट के साथ फिक्स कर लें, तो इसमें आप दोनों तरह की वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप स्प्रिंग को अप एंड डाउन मूवमेंट देंगे तो इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, इसमें ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। अगर आप इस स्प्रिंग को यहां से पकड़ के रखें और इसको बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन दें, आगे पीछे इसको मूव करें इस तरह से, तो फिर इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। इस तरह से इसके वीक कंप्रेशंस और रेयर रिफ्लेक्शंस बन जाएंगे। कुछ पोर्शन में ये स्प्रिंग के पार्ट्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, कुछ में दूर चले जाएंगे। तो इस तरह से कंप्रेशंस और रेयर रिफ्लेक्शंस बन जाएंगे और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव बन जाएंगे। तो ये वेव्स की टाइप्स वेव्स हो गई। अब हम चलते हैं जी वेव्स एज एनर्जी कैरियर। Waves as energy carrier. Waves as energy carrier. Waves carry energy. Waves energy को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। Waves mass को ट्रांसफर नहीं करती, सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करती है। इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, यही बात हम यही यूज करेंगे। वाटर वेव्स, अगर आप टब में पानी ले लें, इसके अंदर आप एक तरफ कोई कॉर्क का पीस रख लें, छोटा सा, इस तरफ आप डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करें, इसके अंदर कोई चीज रखें, इसको मूव करें ऊपर नीचे, तो इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। आप देखेंगे कि उसके साथ ये कॉर्क भी ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर दिया। तो अब ये इसको एनर्जी कहां से मिली? किसी भी चीज को मूव करवाने से
करवाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो कॉर्ड को एनर्जी मिलेगी तो ये मूव करेगा। इसको एनर्जी कहां से मिल रही है? इसको आपके हाथ की एनर्जी मिल रही है तो इसको मूव करवा रही है ऊपर नीचे। वेव्स उस एनर्जी को एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रांसफर कर रही हैं। तो मैस को ट्रांसफर नहीं करेगी। वेव्स में एक्चुअली मीडियम के पार्टिकल्स मूव नहीं करते। मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह पर रहते हुए ही ऊपर नीचे मूव करते हैं। वेव आगे जाती है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो आपके हाथ की एनर्जी जो आपने जिससे यहां पे कोई स्टिक लेके इसको ऊपर नीचे मूव किया था, जिससे ये वेव प्रोड्यूस हुई है, वो एनर्जी इस वेव ने आगे ट्रांसफर की है और उसी एनर्जी के साथ ये जो कॉर्ड का पीस है ये मूव करना शुरू कर देगा ऊपर नीचे। तो इसका मतलब ये हुआ, इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, दे कैरी एनर्जी विद देम। और इसी तरह से बहुत सारी वेव्स, ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल है। मोबाइल फोन वेव्स, दे कैरी एनर्जी, उनके साथ एनर्जी आती है। और आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन्स के साथ उसके पीछे बाज का हम डेकोरेशन के लिए डेकोरेटिव लाइट्स लग जाती है स्टिकर के साथ। उनको बैटरी से कोई करंट नहीं मिल रहा होता, बैटरी से उनको एनर्जी नहीं मिल रही होती। जब कोई कॉल आती है तो वो जलना शुरू कर देती है। तो दे आर आल्सो यूजिंग, दोज लाइट्स आर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेजेंट इन दोज वेव्स। वो जो कॉल जिन वेव्स के थ्रू आती है उनके साथ जो एनर्जी आ रही होती है उसको वो वेव्स वो लाइट्स यूज करती हैं और वो लिट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, एंड दिस इज कॉल्ड वेव इक्विवेलेंस। तो ये टॉपिक्स हमारे हो गए। वेव v is equal f lambda is called wave equilibrium. V is equal f lambda. V is equal f lambda. V is equal f lambda is called the wave equation. क्या है? Velocity of a wave is equal to the frequency of the wave multiplied by the wavelength. तमाम किस्म की वेव्स के लिए ये एप्लीकेबल है। कैसे हम इसको, अब इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे? Again, I'll take this example of this water waves. इसमें यहां से शुरू हुए तो ऑब्वियसली वेव यहां से मूव करके आगे जा रही है। तो वेव की स्पीड हमें पता है, किसी भी स्पीड किसी चीज की होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड ऑफ दिस वेव विद व्हिच इट इज मूविंग इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो नोट कर लें। अगर यहां से शुरू हुई तो यहां तक पहुंचने में डिस्टेंस कितने मीटर्स ट्रेवल किया, टाइम कितने सेकंड यूज हुआ। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो आपके पास उस वेव की स्पीड आ जाएगी। अगर अब हम इसकी स्पेसिफिक वैल्यूज ले लें, डिस्टेंस हम सिर्फ इतना ले लें, एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ। इफ d इज इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल लैम्डा, तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन आपने पढ़ी कि एक वेव कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, एक वेव को वेवलेंथ की इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड। एंड टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज वेवलेंथ, दिस डिस्टेंस इज वेवलेंथ, और इसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा है वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T, you know. If distance is equal lambda, then time will be equal to time period. ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, lambda over time period. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की डेफिनेशन पढ़ी थी, और वहां पे हमने ये पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड और रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसको जरा अगर रीअरेंज करें लैम्डा इनटू 1 ओवर टाइम पीरियड, दिस रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं f से, इसको रिप्लेस कर देते हैं f से मल्टीप्लाइड बाय f। So v is equal f multiplied by lambda. This is called wave equation and this is applicable on all types of the waves. तो ये वेव इक्वेशन तक हम पहुंच गए। इससे आगे चलते हैं। एक इक्विपमेंट हमने देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स को पढ़ना है, लेकिन उसको स्टडी करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। वो इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट को हम रिपल टैंक कहते हैं। तो अब हम चलते हैं जी रिपल टैंक पे। इसका स्ट्रक्चर, वर्किंग किस तरह से करता है रिपल टैंक, और किस तरह से फिर हम इसको यूज करते हैं वेव्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने। रिपल टैंक, रिपल मीन्स वेव्स। वाटर वेव्स हमने काफी दफा इसकी एग्जाम्पल को कंसीडर किया, एनर्जी कैरियर में किया, वेव्स की एग्जाम्पल में किया। मैंने आपको बताया कि दो क्रेस्ट्स या दो ट्रफ के दरमियानी फासले को, डिस्टेंस को हम वेव कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crests or two consecutive troughs is called wave। अब वाटर वेव में अगर आप इसको मेजर करना चाहें तो पानी की सरफेस पे आप उसको स्केल लेके मेजर नहीं कर सकते। इस तरह से और जितनी भी चीजें हमने स्टडी करना होती हैं वो हम इस तरह से कर ही नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एक टेबल, एक पानी का ट्रफ कंटेनर यूजुअली in rectangular shape, ये पानी का एक रिजर्वायर है, एक बर्तन है, यूजुअली मेड अप ऑफ ग्लास। इसकी बॉटम भी ग्लास की है, ट्रांसपेरेंट ग्लास की, एंड इट इज यूजुअली प्लेस्ड हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ टेबल, हाफ मीटर। तो ये टेबल की सरफेस है, ये ट्रांसपेरेंट इसका होना जरूरी नहीं। इस पे हम व्हाइट पेपर लगा देते हैं, इसके अंदर पानी डाल देते हैं, इसके ऊपर फिर एक बल्ब हम लगा देते हैं, एक लाइट लगा देते हैं। यहां से रोशनी इस पे पड़ती है और रोशनी चूंकि इसकी बॉटम ट्रांसपेरेंट है, यहां से लाइट गुजर के इस पेपर पे पड़ती है। इसमें हम वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। अब वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए भी इसके अंदर एक स्पेशल अरेंजमेंट बना होता है। ये एक स्पोर्ट है, इस टब के ऊपर लगी हुई है, इसके साथ एक नॉब होती है अटैच्ड, इस तरह से नीचे, ये पानी की सरफेस को टच कर रही है। तो इसको हम हाथ से भी वाइब्रेट कर सकते हैं। कुछ रिपल टैंक्स में यहां पे इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, तो ये वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, एक वाइब्रेटर लगा होता है, वो वाइब्रेट करता है तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से सपोज ये ऐसे इसमें वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ। अब इस तरह से ये क्रेस्ट और ट्रफ्स बनेंगे। ये जो क्रेस्ट, अब इनमें से इसमें से जब लाइट गुजरेगी
तो ये जो क्रेस्ट है, their surface will act as cylindrical convex lens. कॉन्वेक्स लेंस में से जब लाइट गुजरती है तो वो यहाँ पे ब्राइट इमेज प्रोड्यूस करेगी। तो यू अंडर द क्रेस्ट यू विल सी अ ब्राइट लाइन, और ट्रफ के नीचे जहां पे ये पानी की सरफेस नीचे आ रही है, यू विल ऑब्जर्व अ डार्क लाइन। फिर क्रेस्ट के नीचे ब्राइट लाइन और ट्रफ के नीचे फिर डार्क लाइन। तो इस तरह से क्रेस्ट और ट्रफ की जगह यहां पे लाइंस बन जाएंगी, ब्राइट और डार्क अल्टरनेटिव लाइंस बन जाएंगी। अब इसको अगर मेजर करना चाहते हैं तो अब आप स्केल के साथ इसको मेजर कर सकते हैं। इसमें भी एक और हमारी बुक में डिस्कस नहीं किया गया, इसमें एक और इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दीज dark and bright fringes, these dark and bright lines are also moving, are also being changed. जैसे ये क्रेस्ट ट्रफ बन जाएगा तो ये जो डार्क लाइन है ये ब्राइट हो जाएगी और ब्राइट जो है डार्क हो जाएगी। उसके लिए फिर इसको देखने के लिए हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, टेलीस्कोप की तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको स्ट्रोबोस्कोप कहते हैं। तो स्ट्रोबोस्कोप से उसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, उससे फिर ये हमें स्टेशनरी नजर आना शुरू हो जाती है। ये वेव्स हमें ऐसे लगता है कि रुकी हुई, तो उससे फिर हम यूज करके ये सारा कर देते हैं। इससे फिर अब हम इसका वेवलेंथ भी मेजर कर सकते हैं, इसकी शेप को स्टडी कर सकते हैं, क्रेस्ट ट्रफ के साइज को मेजर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इससे फिर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जी हमारा रिपल टैंक। अब इसको यूज किस लिए करते हैं? रिपल टैंक को हम यूज करते हैं वेव्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी करनी है वेव्स की? वेव्स की प्रॉपर्टीज हमने हमारे सिलेबस में जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन, तीन चीजें हमने, तीन प्रॉपर्टीज इसकी स्टडी करनी है बिल्कुल इसी रिपल टैंक की मदद से। तो रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। जिस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो हम लोग देखते हैं, हमारा एवरीडे ऑब्जर्वेशन है हमारी कि लाइट किसी सरफेस पे फॉल करती है, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करती है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, मिरर पे फॉल करती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। इसी तरह से साउंड वेव्स भी रिफ्लेक्ट करती हैं। इको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन होती है इको। अगर हम किसी ऑब्स्टिकल के सामने खड़े हैं, किसी पहाड़ी के सामने खड़े हैं, बहुत बड़ी दीवार के सामने खड़े हैं, तो अगर हम बोलेंगे तो हमें अपनी ही आवाज सुनाई देती है वापस। तो इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। इसी तरह से सभी वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स? व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम fall on the surface of the other medium, they bounce such that angle of incidence is equal to angle of reflection. तो इसको हम, this phenomena is called reflection of waves. लाइट की अगर मैं बात करूं तो ये अगर मिरर है, लाइट आपने इस पे फॉल करवाई किसी टार्च से, तो इस तरह से ये वापस आ जाती है। दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। This point of the second medium on which these waves fall is called point of incidence. A line perpendicular to the surface from which reflection is taking place at the point of incidence, which is normal to this surface, is called normal. Perpendicular to this surface, this is called normal. Angle between incident ray and the normal is called angle of incidence. Angle between normal and reflected ray or reflected wave is called angle of reflection. तो ये सारी चीजें जो रिफ्लेक्शन में यूज होगी, सारी टर्मिनोलॉजी। अब हम इसको रिपल टैंक से अगर देखेंगे, रिपल टैंक से देखें किस तरह से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। अब मैं अलग से यहाँ पे फिगर बनाता हूं, जरा थोड़ी सी सिंपल फिगर बनाने की कोशिश करूंगा रिफ्लेक्शन के लिए। ये रिपल टैंक। अब इसको फिल करने से पहले आपने क्या करना है, यहां पे एक वुडन पीस लगा देना है एट सर्टेन एंगल। एक स्पेसिफिक एंगल पे आपने
यहां पे इस तरह से तिरछा सा थोड़ा सा इसको ब्लॉक करना है, पानी इससे आगे ना जा सके। तो आप फिर उसके बाद आप इसमें वेव्स प्रोड्यूस करें। तो जब वाटर वेव्स आप प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से, तो आप देखेंगे कि आपको ये वेव्स इसके साथ, ये सेकंड मीडियम, वाटर इज द फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम की बाउंड्री से जब ये टकराएगी जाके वेव, तो आप ये देखेंगे कि इस तरह से ये वापस आ रही है, तो बाउंस बैक हो गई सेम मीडियम में। तो दिस इज इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस will always be equal to angle of reflection. This is also called law of reflection. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. This is called law of reflection. तो ये हमने रिफ्लेक्शन को देख लिया, रिफ्लेक्शन को पढ़ लिया। उसके बाद जी अगली प्रॉपर्टी है हमारी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है जी कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज चेंज, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। रिफ्लेक्शन को देखने के लिए हमने क्या किया था, रिपल टैंक में एक ऑब्स्टिकल लगा दी, पानी उससे आगे ना जाए। अब इसको स्टडी करने के लिए, रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए हमने क्या करना है कि रिपल टैंक में हमने इस तरह से ऑब्स्टिकल लगानी है कि मीडियम चेंज हो। अब मीडियम कैसे चेंज हो, इसकी हम डेप्थ चेंज करेंगे, पानी की डेप्थ चेंज करेंगे। तो इस तरह से हम करेंगे। अब इसमें ये डेप्थ इसकी सपोज 10 सेंटीमीटर है, तो यहां पे सेंटर में इस तरह से आपने एक वुडन पीस रखना है जिसकी हाइट तकरीबन 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें हम पानी फिल कर देंगे। पानी फिल करेंगे तो यहां पे इस लकड़ी के शुरू होने से पहले पानी की डेप्थ 10 सेंटीमीटर होगी, लेकिन यहां पे चूंकि 5 सेंटीमीटर का हमने ये वुडन पीस रख दिया, तो यहां पे पानी की जो डेप्थ है वो 5 सेंटीमीटर होगी। तो पानी की डेप्थ चेंज हो जाएगी। इसके बाद आपने इसमें पानी को फिल कर देना है और वाइब्रेटर को आपने ऑन करना है। फिर आप देखेंगे कि जब ये वाइब्रेशंस होंगी, ये यहां से वाटर वेव आगे जाना शुरू करेगी। अगर जब ये ऑब्स्टिकल नहीं थी, ये रुकावट यहाँ पे नहीं थी, तो वेव्स बिल्कुल सीधा जा रही थी, स्ट्रेट जा रही थी। जब ये लकड़ी की आप ऑब्स्टिकल रख देंगे, पानी की डेप्थ को आप चेंज कर देंगे, तो आप ये देखेंगे कि यहां से गुजरने के बाद ये स्ट्रेट नहीं है, इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज चेंज। इसकी डायरेक्शन ये बेंड हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। ये फिगर आपकी बुक में ये फिगर 10.15 है। अलग से आप अगर आप एंगल ऑफ इस तरह से अगर कोई वेव जा रही है, सेकंड मीडियम में एंटर होगी। अगर ये सेकंड मीडियम ना होता तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती, लेकिन ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी इस तरह से। दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल, इंसिडेंट वेव, refracted wave. Angle between normal and incident wave is angle of incidence, and angle between refracted wave and normal is angle of refraction. तो ये फिनोमेना कि वेव्स अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो तो वो बेंड हो जाती है। When a wave from one medium enters into the second medium at some angle, its direction of travel changes. This is called refraction of the waves. Reflection हमने कर लिया, refraction कर लिया। अब हम चलते हैं जी diffraction, the last topic. Diffraction.
पहले हमने रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए इसको लिमिटाइज कर दिया, इसको छोटा साइज को कर दिया, एट सर्टेन एंगल हमने इसमें एक ऑब्स्टिकल रख दी, लकड़ी रख दी, जिससे पानी एक पोर्शन में फिल हुआ। रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए हमने आधे तकरीबन हाफ रिपल टैंक की डेप्थ कम कर दी। डायफ्रैक्शन को कैसे स्टडी करना है? डायफ्रैक्शन में ये होता है कि डायफ्रैक्शन होता क्या है, जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इस तरह से एंटर होती हैं कि इनके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो उस रुकावट के किनारों से वो बेंड हो जाती है। डायफ्रैक्शन, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ द वेव्स around the sharp edges or the corners of the obstacle or slits is called diffraction. इस तरह से आप एक सेपरेशन उसी तरह से लकड़ी का पीस लगा दें यहां पे, और यहां पे आप यहां से थोड़ा सा कैच हो, यहां से जब वेव्स आगे जाएंगी आपको यहां स्क्रीन पे ऐसे नजर आएगी ये क्रेस्ट, ये ड्राफ्ट इस तरह से वेव जाते हुए नजर आएगी, बिल्कुल सीधी वेव जा रही है। लेकिन जैसे ही यहां से आगे पहुंचेंगे तो आपको ये इस तरह से दूसरी तरफ जो वेव्स होंगी वो इस तरह से स्ट्रेट वेव्स नहीं होंगी, वो बेंड हो जाएंगी। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। एक्चुअली होता क्या है कि ये वेव्स पूरी की पूरी यहां से नहीं गुजर रही, और क्या हो रहा है, पार्टिकल्स मीडियम वही है, सेम है, पार्टिकल्स वाइब्रेशन यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहां पे जब दोबारा से वाइब्रेट होंगे ये पार्टिकल्स दूसरे पोर्शन के, तो वहां पे भी वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। ये फिनोमेना जो है इसको ऑब्जर्व करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्लिट, ये जो गैप हम छोड़ते हैं दिस इज कॉल्ड स्लिट, एंड द साइज ऑफ द स्लिट इज इंपॉर्टेंट। If the size of the slit is larger than wavelength, you will not see the clear diffraction. It must be comparable to the wavelength of the wave. अगर तो wavelength से कम होगा या wavelength के equal होगा तो diffraction होगी, और अगर wavelength से ज्यादा होगा तो diffraction नहीं होगी, फिर wave यहाँ से same पास कर जाएगी, उसी तरह से गुजर जाएगी। इसकी जो डायफ्रैक्शन के बाद वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी शेप भी डिपेंड करती है साइज ऑफ स्लिट पे, स्लिट के साइज पे डिपेंड करती है। अगर हम ये स्लिट का साइज थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे तो ये सिर्फ किनारों से एजेस से बेंड होगी, फिर बिल्कुल सर्कुलर राउंड शेप लेने की बजाय शेप इसकी इस तरह की हो जाएगी कि किनारों से बेंडिंग होगी और बाकी पोर्शंस वेव्स का वैसे ही रहेगा। तो ये बच्चों आज हमने ये बाकी जो पोर्शन था कंप्लीट कर लिया, चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम न्यूमेरिकल्स